हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो हम आधुनिक भारत से आज स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, इससे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो उसकी स्टार्ट हम कहां से करेंगे? अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो वो स्टार्ट होता है जब यूरोपीय कंपनी भारत में आती है, तो वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, इससे हमारा पहला टॉपिक है। तो आखिरकार यूरोपीय कंपनी भारत में आई क्यों थी, और यूरोपीय कंपनी भारत में आई, उसने कैसे अपने व्यापार को, कैसे अपने बिजनेस को, ट्रेड को आगे बढ़ाया, और कैसे आखिरकार जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश एम्पायर था, वो 200 वर्षों तक हमारे देश में रह गया, शासन किया। तो ये सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी कि भाई यूरोपीय कंपनी भारत में किस तरीके से आई, सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, तो उसका एक क्रम भी पता होना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। अब यहाँ ये भी जरूरी कि यूरोपीय कंपनी का भारत, जो यूरोपीय कंपनी थी, जो यूरोप था और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध क्या आधुनिक भारत से ही थे? नहीं, यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे आधुनिक भारत नहीं बल्कि प्राचीन भारत यानी एंशियंट टाइम से ही चले आ रहे थे। ये यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे यूनानियों के समय से चले आ रहे थे। यूनानियों के समय से चले आ रहे थे, तब से यानी यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध है। फिर उसके बाद जो मध्यकाल में, ये प्राचीन भारत की बात थी, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया टाइम में। फिर मध्यकाल में यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक मार्ग बहुत सारे थे, यानी व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत सारे व्यापारिक मार्ग का प्रयोग किया जाता था। तो उन व्यापारिक मार्ग को देख लेते। तो जो व्यापारिक मार्ग 3 थे, जो व्यापारिक मार्ग 1 था उसके बारे में देखा जाए तो ये जैसे ये हो गया इंडिया न्यूज, ये हो गया इंडिया ना, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी। तो ये जैसे ये बे ऑफ अरबियन सी यानी अरब सागर है, यहां से फारस की खाड़ी तक जो व्यापार होता था, फारस की खाड़ी तक कैसे होता था? समुद्री मार्ग से। और फिर फारस की खाड़ी से यहां था इराक और ये था तुर्की। तो ये इराक एंड टर्की, इराक और टर्की को पार करते हुए ये समुद्री मार्ग से फिर कहां जाते थे? वेनिस और जेनेवा। ये वेनिस और जेनेवा, यानी पहले क्या करते थे? अरब सागर से समुद्री मार्ग तक, ये फारस की खाड़ी तक जाते थे। फारस की खाड़ी से ये इराक और टर्की होते हुए इराक और टर्की पहुंचते थे थल मार्ग से। फिर उसके बाद यहां से फिर समुद्र मार्ग से पहुंचते थे अपन वेनिस और जेनेवा तक। तो ये एक व्यापारिक मार्ग था। तो इसमें जो व्यापारिक मार्ग पहला था उसमें कहां तक जाते थे? फारस की खाड़ी, यहां जाते थे समुद्री मार्ग से। फिर समुद्री मार्ग से जाते थे इराक और टर्की, ये जाते थे थल मार्ग से या फिर जमीन के सहायता से। एंड देन फिर उसके बाद यहां से जाते थे वेनिस और जेनेवा, ये जाते थे समुद्री मार्ग से। तो ऐसे करके जो यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध बने थे, यानी ये व्यापारिक मार्ग था और ये मार्ग पहला था ना। इसी वजह से एक मार्ग दूसरा भी था, और दूसरा जो मार्ग था, जो पाथ था, वो था यहां से ये अरबियन सी से
ये पहुंच जाते थे लाल सागर, लाल सागर या कि रेड सी, रेड सी। और ये कहां से जाते थे, ये समुद्री मार्ग से। और यहां से फिर ये इजिप्ट, ये इजिप्ट, ये इजिप्ट पड़ता था, यहां से थल मार्ग से पहुंचते थे इजिप्ट, इजिप्ट के सिकंदरिया, सिकंदरिया से फिर समुद्री मार्ग के बाद जाते थे वेनिस और जेनेवा तक, वेनिस और जेनेवा तक। तो ये हो गए कि भाई ये अरब सागर से लाल सागर पहुंचे समुद्री मार्ग तक, फिर लाल सागर से इजिप्ट या मिस्र के सिकंदरिया तक पहुंचे, फिर यहां से थल मार्ग से, यहां से समुद्री मार्ग से वेनिस और जेनेवा तक पहुंचे। ये था व्यापारिक मार्ग दूसरा। और जो व्यापारिक मार्ग तीसरा था वो उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था। जो मार्ग तीसरा था, मार्ग तीसरा क्या था, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से के दर्रों से जाते थे, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रे होते, जो पासेस होते थे, वहां से क्रॉस करके मध्य एशिया तक जाते थे। मध्य एशिया से फिर ये जाते थे रसिया को, रसिया से फिर ये पहुंचते थे बाल्टिक सागर साइड, फिर वहां से वेनिस और जेनेवा तक साइड चल देते थे। जो मार्ग तीसरा था, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रों से, दर्रों को पार करते हुए मध्य एशिया पहुंचते थे, फिर मध्य एशिया से रूस, फिर रूस को क्रॉस करके बाल्टिक सागर, और फिर बाल्टिक सागर को क्रॉस करके ये वेनिस और जेनेवा तक, वेनिस और जेनेवा तक पहुंचते थे। तो ये मार्ग तीसरा, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था। तो भारत और जो यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग थे वो दो समुद्री मार्ग से होकर गुजरते थे, एक तो फारस की खाड़ी और दूसरा लाल सागर। लेकिन इसमें जो फारस की खाड़ी था वो ज्यादा प्रचलित था और लाल सागर उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था। उसका कारण ये था कि जो लाल सागर था वहां पे जब जाते थे तो वहां पे कोहरा ज्यादा पड़ जाता था, धुंध ज्यादा होती थी, जिसके कारण उस मार्ग का ज्यादा उतना यूज नहीं किया जाता था जितना फारस की खाड़ी का यूज करते थे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं भाई एशिया के व्यापार पर किसका एकाधिकार था, यानी किसकी मोनोपोली थी, और यूरोप और ये भूमध्य सागरीय या कि मेडिटेरियन सी के जो व्यापार था वहां पर किसका एकाधिकार था, किसका मोनोपोली थी। तो अगर हम देखते हैं तो जो एशिया के व्यापार पर एकाधिकार किसका था, एशिया के व्यापार पर एकाधिकार था अरब वासियों का, अरब वासियों का। एशिया के व्यापार, जो एशिया का ट्रेड होता था, एशिया का पूरा ट्रेड, उस पर अरब वासियों का पूरी मोनोपोली थी। एकाधिकार इट मींस मोनोपोली, मोनोपोली। अब ये एशिया के बाद फिर यूरोप और भूमध्य सागरीय जो व्यापार पर किसका, इतालवियों का एकाधिकार था। यूरोप और भूमध्य सागरीय व्यापार पर इतालियों इट मीन्स इटली वालों का एकाधिकार था, इटली का एकाधिकार था, एकाधिकार था। अब ये एशिया के साथ व्यापार पर अरब वासियों का था और यूरोप और भूमध्य सागरीय व्यापार पर यह इतालियों का एकाधिकार था। अभी इनका एकाधिकार क्यों था, ये क्यों व्यापार करते थे, ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे और मेनली मिर्च मसालों के लिए व्यापार करते थे पूर्वी देशों के साथ। ये मेनली पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे और व्यापार किसके लिए करते थे, मिर्च मसाले के लिए करते थे। क्योंकि यूरोप क्या था, यूरोप नॉर्थ पोल में, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जिसके कारण वहां पे ये मिर्च मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और ये बहुत हाई प्राइस में मिलते हैं। तो इसलिए तो वहां पे अब चूंकि सर्दी होती है, सर्दी में जाड़ों में क्या होता है कि भाई बिना गोश्त, जो गोश्त होता है उसमें बिना मिर्च मसाले के आप उसको खा ही नहीं सकते, यानी उसके बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। तो यूरोप में बहुत ज्यादा मिर्च मसालों की डिमांड रहती, और ये मिर्च मसाले कहाँ होते थे, भारत में होते थे, इंडोनेशिया जिससे मसालों का द्वीप कहा जाता था, यानी सबसे ज्यादा मसाले इंडोनेशिया में मिलते थे।
तो इंडोनेशिया। तो ये पूर्वी देशों में मिलता था और पूर्वी देशों में ये सस्ता मिलता था, तो इसलिए ये क्या करते थे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे। अब क्या हुआ, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। जो टर्की फोर्सेस थे उनका कुस्तुनतुनिया पर 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। अब ये कुस्तुनतुनिया किस पे पड़ती थी, व्यापारिक मार्ग पे पड़ती थी। जब ये व्यापारिक मार्ग पर पड़ती थी तो टर्की ने बोला कि भाई ये यूरोप और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार कर रहे हैं, तो ये व्यापारिक मार्ग हम आपके लिए नहीं खोलेंगे, यानी हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप यहाँ से व्यापार कर सको। अब जब ये व्यापार नहीं कर सकते थे तो फिर ये पूर्वी देशों के साथ ये व्यापार कैसे कर सकते थे। ये जो अभी नए यूरोप के राष्ट्र उगे थे, उस टाइम पे नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ था। देखा जाए तो नवीन राष्ट्रों का उदय कौन सा हुआ, पुर्तगाल और स्पेन का। पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन का क्या हुआ था, अभी नए नए राष्ट्र बने थे और यहाँ पे भी इन्हें भी मिर्च मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन एक तरीके से देखा जाए व्यापार पर एकाधिकार किसका था, व्यापार पर एकाधिकार था वेनिस और जेनेवा का। और ये जो कुस्तुनतुनिया था, यहाँ पे टर्की का अधिकार हो गया था। तो अब ये क्या चाहते थे कि भाई व्यापार पर एकाधिकार भी इनका समाप्त हो, वेनिस और जेनेवा का, और हमें टर्की के साथ किसी भी प्रकार के यानी युद्ध भी ना करना पड़े, कोई भी वार भी ना हो। तो फिर अब इन्हें क्या, लेकिन अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार भी करना है, तो ये अब कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिसमें कम जोखिम होता है। तो अब नए रास्तों, नए यानी व्यापारिक मार्ग की खोज यहाँ से शुरू होती। और ये नए व्यापारिक मार्ग की ये खोज कर भी सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये कैपेबल भी थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, 15वीं सदी में क्या हो गया था, 15वीं सदी में आ गया था जहाज रानी का निर्माण हो गया था। 15वीं सदी में जहाज रानी का निर्माण हो गया था, नेवी का निर्माण हो गया था। और नौ परिवहन विज्ञान में भी बहुत तरक्की हुई थी। तो अब पुर्तगाल और स्पेन क्या कर सकते थे, अब यहाँ से व्यापारिक मार्गों की खोज कर सकते थे, क्योंकि जहाज रानी का भी निर्माण हो गया था और नौ परिवहन विज्ञान का भी हो। और एक कुतुबुन्नुमा दिशा सूचक यंत्र भी था। कुतुबुन्नुमा मतलब दिशा सूचक, मतलब डायरेक्शन जो बताता था। तो ये भी हो गया था, जिसके कारण व्यापारिक मार्ग को खोज करना आसान हो गया। तो अब यहाँ से स्पेन और पुर्तगाल ने व्यापारिक मार्ग खोजना स्टार्ट कर दिया। व्यापारिक मार्ग खोज करने के लिए जो पुर्तगाल के प्रिंस थे, प्रिंस था जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, यानी उन्होंने अपना नाम ही नेविगेटर रखा लिया था। उन्होंने इसमें मेन काम किया। जो प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, तो ये हो गया। अब हम यहां से देखते हैं व्यापारिक मार्गों की खोज कैसे शुरू हुई। व्यापारिक मार्गों की खोज, तो व्यापारिक मार्गों की जो खोज की बात किया जाए तो स्पेन और पुर्तगाल इसमें काम करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले यानी पुर्तगाल ने काम किया। पुर्तगाल में 1487 में, पुर्तगाल के 1487 में पुर्तगाल के बार्थोलोमो डियाज 1487 में 1487 में पुर्तगाल के बार्थोलोमो डियाज ने उत्तमासा अंतरिक्ष को खोज निकाला। यहाँ जो उत्तमासा अंतरिक्ष था उसको खोज निकाला, किसने निकाला था, बार्थोलोमो डियाज ने। और इसे उसने नाम दिया तूफानी अंतरिक्ष, 1487। अब इसके बाद 1493 में
स्पेन के कोलंबस, स्पेन का कोलंबस। कोलंबस क्या था, भारत की खोज करने निकला था, लेकिन ये भारत की खोज ना करके बल्कि इसने अमेरिका की खोज कर डाली। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। फिर उसके बाद 1498 1498 में ये पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। इसने उत्तमाशा अंतरिक्ष को पार करते हुए इसने भारत की खोज की, इंडिया की खोज की। ये हो गया 1498 में। अब ये इतने सारे व्यापारिक मार्ग खोज करने की क्या क्या उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इतने सारे जो व्यापारिक मार्ग खोजने का सिर्फ एक उद्देश्य था, व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना और व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, यही दोनों था। यानी क्या उद्देश्य था? एक तो व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना, व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना, और दूसरा व्यापारिक लाभ, ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं वास्को डिगामा भारत में कब आया और कैसे आया। तो देखते हैं कि उत्तमाशा अंतरिक्ष, जो उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, यानी गुजराती एक बताने वाला था रास्ता, अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद की सहायता से 17 मई 1498 को वो ये कालीकट, गुजरात के कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह में सबसे पहले ये पहुंचा था। तो अगर देखा जाए तो उत्तमाशा अंतरिक्ष, उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मनीद। यानी अब्दुल मनीद क्या था, रास्ता बताने वाला था। अब्दुल मनीद की सहायता से वो 17 मई 1498 को गुजरात के कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह में पहुंचा था। यानी गुजरात के कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह में वास्को डिगामा पहुंचा था। तो जैसे वास्को डिगामा यहाँ आया तो जो अरब व्यापारी थे उसके साथ वैमनस्य का रवैया अपनाया, यानी वो उससे ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन जो यहाँ पे एक हिंदू राजा था जिसकी पैतृक उपाधि क्या थी, जमोरिन, उसने उनका वास्को डिगामा का स्वागत किया और बोला कि भैया आपको जो भी मिर्च मसाले चाहिए आप यहाँ से लेके जा सकते हो। अब वास्को डिगामा यहाँ से मिर्च मसाले लेके गए और जब वहां पहुंचा तो उसने पूरा का पूरा अपना खर्चा निकाला कि भाई जितना भी मार्ग का खर्चा है, यात्रा का खर्चा है, ट्रेवल का, तो वो पूरा का पूरा निकालने के बाद उसे 16 टाइम यानी 60 गुना उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, है ना। तो क्या हुआ, 60 गुना उसको जब ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ये हुआ कि भाई ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना कितना प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए इस कारण फिर बाद में कई सालों तक, यानी उस समय से कई सालों तक ये पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन को क्या कहने लगा, तो यूरोप का एक वाणिज्यिक केंद्र, यूरोप का एक व्यापारिक केंद्र माना जाने लग गया। और वहां के जो राजा थे, वहां के जो शासक थे, मैनुअल फर्स्ट, उसने अपना वाणिज्य का प्रधान अपनी उपाधि धारण कर ली। तो जहां तक थे ये कप्पक डाबू नामक बंदरगाह में जब ये पहुंचा तो जो अरबवासी इसके साथ वैमनस्य का रवैया अपनाया, यानी ज्यादा खुश नहीं थे। उस टाइम पे वहां पे एक हिंदू राजा था जिसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन ने उनका स्वागत किया और यहाँ से मिर्च मसाले लेके जाने दिए। और जब वहां पहुंचे तो उसे 16 टाइम ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसलिए कुछ समय तक यहाँ जो ये पुर्तगाल की राजधानी थी, ये जो पुर्तगाल की राजधानी कैपिटल थी लिस्बन, ये यूरोप का व्यापारिक केंद्र बन गई। व्यापारिक केंद्र यानी पूरे का पूरा व्यापार, जितना भी ट्रेड होता था उसका पूरा केंद्र यानी सेंटर ही लिस्बन बन गया, जो पुर्तगाल की राजधानी थी, पोर्तुगीज की राजधानी थी। और वहां का जो शासक था मैनुअल फर्स्ट, इसने अपना वाणिज्य के
प्रधान की उपाधि धारण की, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। तो ये हो गया। अब इसके बाद अभी वास्को डिगामा के बाद दोबारा पुर्तगाली बेड़ा आया, जो दूसरा पुर्तगाली बेड़ा आया था ये आया था 1500 ईस्वी में, यानी 1500 में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्रल, 1500 ईस्वी में आया था। पेड्रो अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली बेड़ा ये गुजरात के कालीकट में पहुंचा था। ये दूसरा पुर्तगाली बेड़ा था, पुर्तगाली बेड़ा था जो आया था। अब ये जैसे आया तो इसने क्या किया, एक अरब जो जहाज था उसको पकड़ के ये जमोरिन को ये जो था उसको उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अब उसके बाद जो था 1502 में वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा दोबारा भारत आया, यानी 1502 में वास्को डिगामा दोबारा भारत आया। पहले कब आया था? 17 मई 1498 में। दूसरे बार आया था 1502 में। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की। कहां पे? कोचीन में। 1503 में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की। 1503 में कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की। फिर 1505 में कन्नूर में, 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की, दूसरी व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की। फिर 1505 में ही पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, यानी 1505 में ये सब हुआ था। यानी 1500 में पेड्रो अल्वारेज केब्रल आए, 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आए, 1503 में कोचीन को अपनी पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने बना दी, 1505 में कन्नूर को अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी बना दी, और 1505 में पहला यानी जो पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया था, और कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। अब जो यूरोप और भारत के साथ जो इतना व्यापारिक मार्ग हो रहा था, इसकी खोज करने के दो कारण थे। यानी एक तो धार्मिक का, एक तो आर्थिक कारण था